आज हम वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पे डिस्कशन करेंगे। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पिछले कुछ समय से न्यूज में बना हुआ है। आपने सुना होगा पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत पहली बार प्राइवेट स्पेस वॉक की गई थी दो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। तो उसका जो स्पेस क्राफ्ट था, जो अंतरिक्ष यान था, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में से गुजरा था। और उस मिशन के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से संबंधित। तो हमें देखना होगा कि ये बेल्ट है क्या और इसका निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इसमें क्या रोल है। तो अगर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो ये पृथ्वी के ऊपर 1000 से लेकर जो 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, इसके बीच में हाई एनर्जी पार्टिकल वाले क्षेत्र हैं। अर्थात ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रैप कैसे होते हैं? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। तो इसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का रोल है। लेकिन ये सब होता कैसे है? तो सबसे पहले तो यही पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। फिर देखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल आते कहां से हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड इनको रोक लेता है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आपने कभी देखा हो चुंबक होती है तो उसके पास उसका आसपास उसका प्रभाव रहता है, उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जहां से वो वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है। जो लोहा उसके पास रहोगे तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो इट मीन्स उसका वहां तक का एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। और उसका जो चुंबकीय क्षेत्र, आपको ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत दूर तक ये चुंबकीय क्षेत्र फैला होता है। देखो ये दिख रहा है बीचों बीच, ये देखो बार मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह है। इसका एक नॉर्थ है और एक साउथ है। इस नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। देखो ये बाहर से जो एरो का निशान है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं। और देखो इसका प्रभाव इस पृथ्वी से देखो काफी दूर तक है। ये सारा का सारा जो है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बनता क्यों है? तो पृथ्वी की आपने आंतरिक संरचना पढ़ी होगी, के अंदर हमने देखा था कि पृथ्वी के सबसे केंद्र का जो भाग होता है उसे हम कोर कहते हैं। सबसे अंदर होता है इनर कोर, उसके बाहर होता है आउटर कोर, उसके बाहर होता है मेंटल, और सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। इस तरह से पृथ्वी के अंदर हम देखें तो मेनली 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और कोर को 2 भाग में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। और अगर उसके बाद देखें तो जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, वो दृढ़ होता है। जबकि आउटर कोर होता है उसमें लिक्विड होता है, वहां पर लोहा होता है और निकिल होता है मेनली। तो वहां पर आयरन और निकिल है, वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं आउटर कोर में। और उस तरल अवस्था में होते हैं, लेकिन टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा होता है, 6000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है आउटर कोर में। तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो जितने भी वहां पर ये मेटल है, आयरन हुआ, आपका निकिल हुआ, ये आवेशित फॉर्म में हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, अर्थात ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हैं। अर्थात जो आउटर कोर हुआ, आउटर कोर में जितने भी ये मेटल मिल रहे हैं, आपको फेरस मिल रहा है, निकिल मिल रहा है, ये आयनित रूप में मिलेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में मिलेंगे। इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक तरह से प्लाज्मा फॉर्म हो गया। अब जब आउटर कोर जो होता है उसमें ये जो आयनित अवस्था में मेटल्स हैं, ये मोशन करते हैं, इनकी गति होती है। अब गति क्यों होगी? क्योंकि कन्वेक्शन करंट चलती है। आपने पढ़ा होगा कन्वेक्शन करंट, कि तापमान के अंतर के कारण संवहनीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। उसकी वजह से अगर आप बात करोगे तो ये देखो, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें दिख रहा है, देखो ये कन्वेक्शन करंट्स लिखा। अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कन्वेक्शन करंट चलती है यूं इस तरह से घूम। तो यहां टेम्परेचर ज्यादा है और यहां अगर टेम्परेचर कम है तो ये पूरा का पूरा लिक्विड ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, यहां पर ठंडा होगा और वापस से सिंक कर जाएगा। कन्वेक्शन करंट उसमें चलती है। दूसरा, अर्थ रोटेट करती है, घूमती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के घूमने के कारण भी ये तरल जो फॉर्म है वो भी क्या करता है? गति करता है। एक तरह से अगर मैं कहूं तो आउटर कोर में ये आयनित फॉर्म में जो मेटल हैं वो स्पाइरल मोशन कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब इस तरह से आवेशित कण गति करते हैं तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं डायनमो इफेक्ट। बात क्लियर हुई कि पृथ्वी के आउटर कोर में आयरन हुआ, निकिल हुआ, वो आवेशित फॉर्म में है और वहां पर कन्वेक्शन करंट चल रही है और अर्थ भी रोटेट कर रही है। उसकी वजह से वहां क्या हो रही है? उनमें गति हो रही है और उस गति की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा आवेशित कणों की गति क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस तरह से जब आवेशित कण गति करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से घूमता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न, तो कुल मिला के आउटर कोर की वजह से पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अब इस मैप में देखो, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये यूं यूं सर्किल में घूम रहा है, ये सब क्या है, कन्वेक्शन करंट है, आउटर कोर है। और आउटर कोर में फेरस और निकेल इस तरह से घूम रहा है इसमें, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न। लेकिन इनर कोर याद रखना सॉलिड है, आउटर कोर है। आउटर कोर की वजह से ये पृथ्वी का क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। इसे बोलते हैं डायनमो इफेक्ट या जियो डायनमो इफेक्ट। तो पृथ्वी भी एक तरह से पूरे के पूरे चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह व्यवहार करती है। ये बात समझ में आई? अब देखो इसके बाद आगे चलो, यहां आते हैं। देखो अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया ये बहुत सिंपल फॉर्म है उसका, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। लेकिन वास्तव में अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र देखोगे तो इस तरह का दिखाई देता है। देखो यहां पर क्या होगा, इधर देखना, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा है देखो मैग्नेटोपोज, सीमा है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, और इसके पीछे पीछे जो है वो पूरा का पूरा अर्थ का मैग्नेटिक। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो इस साइड में देखो बहुत ही वो कंप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है। लेकिन अगर इस साइड में देखोगे तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब इसका क्या कारण है, देखो इसको मैं समझाता हूं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहां पर सन है, इस जगह पर इस सन से लगातार चार्ज पार्टिकल जो आवेशित कण है वो निकल रहे हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और इन चार्ज पार्टिकल में मुख्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी स्पीड काफी तेज होती है। तो ये इस तरह से जो अति आवेशित कण है वो लगातार पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, जिन्हें हम सोलर विंड। तो जो पृथ्वी, ये देखो, ये यहां पर छोटा सा जो दिख रहा है ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर उसका मैग्नेटिक। अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आएंगे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन्हें डिफ्लेक्ट कर देगा, विक्षेपित कर देगा। तो ये जो सोलर विंड के रूप में जो चार्ज पार्टिकल आए थे वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यहां से यूं डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अर्थात ये जो चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की ओर आ रहे थे उन्हें पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी तक आने नहीं देता, उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है। और इससे क्या होगा कि ये जो चार्ज का पार्टिकल अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहे तो इससे पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाए तो यहां पर जो हमारा वायुमंडल है वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल को इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो हमारे वायुमंडल को पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव को छोड़कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाए, अर्थात पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उड़ जाएगा। उसके बाद ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे तो जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ जाएगा। यहां पर हमारे को हजार तरह की बीमारियां हो जाएंगी, हमें म्यूटेशन हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की मृत्यु हो जाएगी, एक तरह से पूरा का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर से अगर ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए। तो इन्हें डिफ्लेक्ट करने का काम करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हुई? लेकिन देखो इस साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो कंप्रेस्ड है, ये जो सोलर विंड्स आती हैं वो इसको इस तरह से धक्का मारती हैं, एक तरह से क्या करेंगे उसको कंप्रेस कर देती हैं। इस वजह से यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दूरी है वो कम हो जाती है। ये डे साइड है, देखो ये अर्थ है, तो यहां से अगर सन है तो ये वाली साइड कौन सी होगी, इसे बोलते हैं डे साइड। तो जो जिस तरफ दिन होता है या जो डे साइड होता है अर्थ का उस साइड में ये कंप्रेस्ड होता है, इसका जो साइज है वो छोटा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरी साइड जो कि नाइट साइड होती है वहां पर इसकी दूरी बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक फैला होता है। अब अगर इसकी रेडियस की त्रिज्या की बात की जाए कि कहां तक ये फैला होता है, तो अगर मैं बात करूं इस साइड में तो पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उसका 10 गुना, 6 से 10 गुना। अर्थ की रेडियस कितनी है, लगभग 6300 या 6000 मान लें, तो 6000 किलोमीटर है पृथ्वी की रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या। उसका 10 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 60,000 किलोमीटर तक ये फैला रहता है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जिस साइड में डे साइड है, क्योंकि कंप्रेस है। लेकिन जो दूसरी साइड है, जो नाइट साइड है, यहां पर ये 100 रेडियस के बराबर होता है, मतलब अर्थ की त्रिज्या के 100 गुना के बराबर। अगर 6000 को 100 से गुना कर दूंगा तो इतनी दूरी तक ये फैला होता है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक टेल। ये टेल वाली साइड है, बहुत दूर तक फैला रहता है। और पृथ्वी की त्रिज्या को अगर मैं 60 गुना कर दूं तो चंद्रमा आ जाता है।
अर्थात पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उसको 60 से गुना कर दें, उसका 60 गुना कर दें तो वो चंद्रमा की ऑर्बिट आ जाती है। वहां पर चंद्रमा मतलब चंद्रमा से भी आगे तक ये मैग्नेटिक टेल फैला रहता है। ये बात क्लियर हुई? तो ये जो सीमा है यहां पर इसे बोलते हैं मैग्नेटोपोज, और इसके पीछे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेल कहते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर लिखा है बो शॉक, लिखा है। बो शॉक का अर्थ क्या? कि यहीं से जो आता है, यहां पर ये जो लगातार शॉक दे रहा है इसको कंप्रेस कर रहा है। ये उसी तरह से, और ये विक्षेपित भी कर रहा है इन सोलर विंड्स को इधर, और ये उसी तरह जैसे आपने पानी में शिप देखा होगा, तो शिप जाता है तो उसके आगे एक बो लगा होता है, बहुत ऐसे लंबा सा लगा होता है, वो पानी को हटाता रहता है, जो चलता है तो पहले वो टकराता है। उसी तरह से ये बॉश होकर ये विक्षेपित करता है इन चार्ज पार्टिकल्स को इधर और उधर। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो इसके बाद अब क्या बात होती है, अब आते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पर की बात यहां के बाद शुरू होती है। देखो बहुत सारे कणों को तो ये विक्षेपित कर देता है, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो इसको क्रॉस कर जाते हैं यूं। ये मान लो कि ये है तो यहां से यूं क्रॉस कर जाएंगे और काफी नीचे तक आ जाते हैं। बात क्लियर हुई? कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल तो इसने क्या किए, मैक्सिमम तो ये विक्षेपित कर देता है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए नीचे आते हैं तो एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको अपने साथ बांध लेता है, वहां पे ट्रैप कर लेता है। ये जो चार्ज पार्टिकल यहां से आए थे उनको पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ बांध लेता है, उनको ट्रैप कर लेता है। उसे कहते हैं वैन एलन। और ये दो क्षेत्र है, एक नहीं है, दो क्षेत्र है। देखो एक क्षेत्र तो ये रहा और एक ये रहा, ये ऊपर की साइड में जो हमने देखा था जहां पे बो शॉक था, उसके बाद का ये क्षेत्र आता है, इसे बोलते हैं आउटर रेडिएशन बेल्ट। और एक उससे नीचे आता है, ये काफी नीचे होता है, 1000 किलोमीटर से लेकर शुरू होता है 10,000 12,000 किलोमीटर तक ये फैला होता है, इसे बोलते हैं इनर रेडिएशन। तो जो चार्ज पार्टिकल आए एस्केप करके वहां से, वो कुछ तो इस आउटर रेडी यहां पर ट्रैप कर देगा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ को यहां आकर ट्रैप करता। अगर बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का जो आउटर रेडिएशन बेल्ट है, ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन से बना होता है। क्या बना है? इलेक्ट्रॉन से। सूर्य से जो सोलर विंड आती है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ट्रैप करता है। और यहां पर जो आता है, यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। और ये देखो, ये जो मेन है, ये सोलर विंड को रोकने का काम करता है एक तरह से। जो सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल है वो यहां ट्रैप होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की कॉस्मिक रेज होती हैं, उनको रोकने का काम ये वाली रेडिएशन बेल्ट। कॉस्मिक रेज क्या है? अंतरिक्ष में ऐसी रेज जिन जो क्या बताती हैं, वो भी हाई एनर्जी पार्टिकल से बनी होती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उनकी ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्पीड प्रकाश के वेग के बराबर होती है लगभग। आप समझ रहे हो कि जो कॉस्मिक रेज और सोलर विंड में अंतर क्या है? सोलर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है कंपैरेटिवली कॉस्मिक रेज के। वहां पर भी चार्ज पार्टिकल है, वहां भी चार्ज पार्टिकल है। कॉस्मिक रेज में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? सूर्य से जो सोलर विंड निकल रहे हैं उनके कंपैरेटिवली कई गुना ज्यादा होती है, और प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती है। इतनी स्पीड में वो पार्टिकल यहां आ रहे हैं। और उनका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण होता है सुपरनोवा के दौरान। सुपरनोवा मतलब जब तारों में विस्फोट हो जाता है, तब वो हाई एनर्जी पार्टिकल वहां से निकलते हैं। तो वो जब यहां पहुंचते हैं तो इन सबको क्रॉस करके जब यहां आते हैं, तो यहां हमारे एटमोस्फियर से वो रिएक्ट करते हैं, मतलब हमारे वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनके साथ वो इंट्रैक्शन होता है उनका। और जब इंट्रैक्शन होता है तब वहां से हमारा एटमोस्फियर है जो वो प्रोटॉन को जनरेट करता है, और वो प्रोटॉन यहां पर ट्रैप हो जाता है। क्लियर हुई बात? यहां पर सूर्य से आने वाली सोलर विंड के इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं, यहां पर कॉस्मिक रेज जब हमारे एटमोस्फियर से इंटरेक्शन करती हैं तो प्रोटॉन्स का जनरेशन होता है, और वो प्रोटॉन जो होते हैं वो यहां पर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। इस तरह से दो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बनती हैं, एक इनर और एक आउटर। ये प्रोटॉन से बनी है, ये इलेक्ट्रॉन से बनी। क्लियर हुआ ये बात? अब देखो इसकी थोड़ी सी बात ये भी कर लें कि इसकी जो ऊंचाई कहां पर होती है ना, कि किस इनकी विड्थ क्या है और कौन सी से कौन सी ऊंचाई के बीच में ये पाई जाती है। देखो इस डायग्राम को दोबारा से देखो, यहां पर देखो ये अर्थ दिख रहा होगा आपको, ये रहा अर्थ।
और अर्थ के ऊपर देखो ये लिखा इनर वैन एलन बेल्ट, और ये रहा आउटर। दिख रहा है यहां पर आउटर बेल्ट है और ये इनर बेल्ट। और यहां पर देखो इसकी रेडियस लिखा है 1600 से लेकर 13,000, मान लिया जाता है लगभग 1000 से लेकर 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बेल्ट पाई। ये कौन सी बेल्ट हुई? इनर बेल्ट। और दूसरी बेल्ट कौन सी है? देखो ये रही, ये 19,000 से 40,000 लिखा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इसको माना जाता है कि ये 13,000 से लेकर 60,000 किलोमीटर तक फैली रहती है। डन है। तो ये लगभग कितने से होगी? 1000 से लेकर 12,000 किलोमीटर। ये लगभग 13,000 14,000 से लेकर 50,000 60,000 किलोमीटर तक विस्तृत होती है ये वाली बेल्ट। और मैक्सिमम सांद्रता, जो मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी जो देखने को मिलती है, वो 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होती है। इसकी लगभग 3,000 से 6,000 के बीच में सबसे ज्यादा सांद्रता पाई जाती है। लेकिन मोटा मोटा हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक बेल्ट है, लगभग 1,000 से शुरू हो जाती है, ये 13-14,000 से शुरू। डन है। और यहां पर मेनली क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या मिलेंगे? प्रोटॉन्स। ये बात आपको क्लियर होनी। अब देखो इन्हीं की वजह से हमारे यहां पर ऑरोराज जनरेट होती हैं। आपने सुना था ना, ध्रुवीय ज्योतियां, पोलर नाइट्स। अब उसमें क्या होता है देखो, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल आके ट्रैप हुए, वो क्या करेंगे? इन मैग्नेटिक लाइंस के सहारे सारे पोल्स पर पहुंच जाए। देखो यहां पर अगर इसमें देखा जाए तो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं आपकी, ये अब जो होंगे वो क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल इनके सहारे सहारे इन पोल्स पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो यहां पर ट्रैप हो गए। अब ट्रैप हो गए तो जाएंगे कहां? इधर तो जा नहीं सकते, वो इनके सहारे सारे, उनके लिए इनको क्रॉस करना आसान है, ये यहां पर पहुंच जाते हैं ध्रुवों पर। और जब ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो यहां गैसेस के साथ उनका फिर से क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, और फिर वहां पर अलग अलग कलर की पोलर नाइट्स हमें दिखाई। तो पोलर नाइट्स को क्रिएट करने में, उनको उत्पन्न करने में भी इन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का एक रोल। तो दिक्कत इसमें। अब अगर मैं इनको बोलूं, देखो दोबारा से देखना, अगर मैं इनको बोलूं कि ये यहां पर हाई एनर्जी पार्टिकल है, उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण है, इसको मैं ये भी तो कह देता हूं ये हाई रेडिएशन जोन है, यहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। और इसी बेल्ट का सबसे ज्यादा खतरा रहता है जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ज्यादातर जब सैटेलाइट अगर इस जोन में है, हाई रेडिएशन जोन में है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएगा। तो उपकरण क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जो भी उनके अंदर जो काम कर रहे हैं उपकरण, उनको डैमेज पहुंचा सकती है ये हाई रेडिएशन है, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके, आपके स्पेस क्राफ्ट के, वो डैमेज हो सकते हैं। क्लियर हुआ? साथ ही साथ ये हाई एनर्जी रेडिएशन जो जोन है, अगर यहां पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचते हैं तो उनको भी बहुत सारे खतरे हैं। उनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि इससे डीएनए डैमेज होगा, म्यूटेशन हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है इससे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे जो बोन मैरो होता है वो हमारे ब्लड का निर्माण करता है, तो वो जो प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो हमारे बोन मैरो से जो ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया वो सप्रेस हो जाती है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, हमें आंखों संबंधी रोग हो जाते हैं, कैटरैक्ट हो जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, इस तरह के रोग भी दिखाई देने लगते हैं। और कैंसर तो है ही है। हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा है और हाई एनर्जी रेडिएशन है, तो सेल डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा कैंसर तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद रक्त निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये सारे के सारे प्रभाव यहां इस हाई एनर्जी रेडिएशन के देखते हैं। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं इस एरिया में कम से कम समय बिताएं, जल्दी से इसको क्रॉस कर दिया जाए, क्योंकि अगर इस इलाके में रहेंगे तो रेडिएशन का इंपैक्ट उन पर पड़ सकता है। तो या तो इसको बहुत तेजी से क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है, लंबे समय तक इसमें मिशन नहीं रखे जाते, वहां पर इनके बीच में जहां जहां गैप है वहां पर मिशन को लॉन्च किया जाता है, वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च कर, सैटेलाइट पर इनका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो गैप ढूंढा जाता है कि कहां पर गैप है, वहां पर सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है, जहां पर इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा। अब देखो, अब इसके बाद क्या है? जो हमने अभी देखा था, मैंने आपको बताया था पोलरिस डॉन मिशन था, जो उसमें 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो मिशन गया था, स्पेसक्राफ्ट था वो 1400 किलोमीटर तक पहुंचा था। तो जब 1400 किलोमीटर तक पहुंचा तो मैंने बताया 1000 किलोमीटर से तो क्या होगी? ये इनर बेल्ट शुरू हो जाएगी। तो जो इसमें से गुजरा होगा वो
इस वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट में से वो गुजरा, तो वहां पर इससे संबंधित परीक्षण किए गए। उन्होंने स्पेस एक्स जो कंपनी है, उन्होंने एक नया स्पेस सूट बनाया है, उसको टेस्ट किया गया कि जब इस जोन में से, इस हाई रेडिएशन जोन में से जब गुजरेंगे, तो उस सूट में से एनर्जी पार्टिकल उसमें से क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो इस रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्री की रक्षा कर सकता है नहीं कर सकता, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है अंतरिक्ष यात्री पर उस रेडिएशन का, वो सब की स्टडी की गई थी उस मिशन के अंदर। क्लियर हुआ ये बात? तो इसीलिए इसका अध्ययन किया, क्योंकि हमें अगर मार्स पे जाना है, अगर हमें मून पे जाना है, तो हमें हाई एनर्जी रेडिएशन जोन में से गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अभी से परीक्षण करने होंगे, तैयारी करनी होगी। तो इसीलिए उस मिशन को यहां भेजा गया कि जो स्पेस सूट उन्होंने बनाया है, क्या वो इन हाई रेडिएशन को टॉलरेट कर सकता है, क्या वो अंतरिक्ष यात्री की इससे रक्षा कर सकता है, और इस जोन में अंतरिक्ष यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी बायोलॉजी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट किए गए थे, डीकंप्रेशनल सिकनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब को देखने के लिए उस मिशन को भेजा। तो ये बहुत ही न्यूज में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये है क्या, ध्यान में रहेगा ये क्या है, ये हाई एनर्जी जो पार्टिकल है उनका बना हुआ क्षेत्र है। ये हाई एनर्जी है और चार्ज पार्टिकल है, उनसे बना हुए क्षेत्र है, जो 1000 किलोमीटर से लेकर 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हैं। उनके अलग अलग क्षेत्र, दो क्षेत्रों में है, एक इनर जोन है और एक आउटर जोन है। इनर जोन मैंने बताया 1000 से लेकर कहां तक है, 10-12,000 किलोमीटर तक। आउटर जोन है 13-14 से लेकर 60,000 किलोमीटर तक फैला। दोनों ट्रैप कर लेते हैं। आउटर जो बेल्ट है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करती है, इनर बेल्ट है वो प्रोटॉन को ट्रैप, है ना। पृथ्वी पर ये आने नहीं देते हैं चार्ज पार्टिकल को, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है, अदरवाइज तो जीवन संभव ही नहीं। और ये होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो इनको ट्रैप करता है, वो इनके साथ इंटरेक्शन करता है सोलर विंड के साथ और कॉस्मिक। और सोलर विंड को रोकने वाला कौन सी बेल्ट है, आउटर, और कॉस्मिक रे को रोकने वाली कौन सी है, इनर बेल्ट। डन है। और इनके लगातार इन पर रिसर्च की जा रही है, क्यों की जा रही है, ताकि क्या हो, जो मून के मिशन है, जो मार्स पर मानव को लैंड कराना है, उन सब के लिए डेटा एकत्रित किया जा सके, उनके बारे में जानकारी हो कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब इसकी खोज सबसे पहले देखो किसने की थी, इसकी खोज सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, वैन एलन ने की थी 1958 में। वहां पर एक अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। इन्होंने क्या किया, जो एक्सप्लोरर 1 जो आया था उसके आंकड़ों को स्टडी किया, और उसके आधार पर इन्होंने इस बेल्ट की खोज की थी, वैन एलन रेडिएशन। ये पूरी की पूरी आपकी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है जो न्यूज में। वैसे भी आपको ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और साइंस टेक में भी ये क्वेश्चन। और ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आपको ध्यान में रखना, आउटर कोर की वजह से जनरेट, और इसकी भी रेडियस आपको ध्यान में रखनी है, एक साइड में ज्यादा होती है, एक साइड में कम होती है। एक साइड में मैग्नेटिक टेल है, एक साइड में वो कंप्रेशन होता है, बो शॉक की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। डन है।